हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी टेक्निकल हब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल हब पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एबी टेक्निकल हब पर आईटीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज चल रहा है, जो कि न केवल आपको आईटीआई बल्कि सीआईटीएस, टीओ एंड डिफरेंट टाइप्स के टेक्निकल एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। हम लोगों ने अब तक के क्लास में फिटर ट्रेड के 2018 के फोर्थ व थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट किया है। जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को देखिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज हम लोग फिटर ट्रेड के 2018 के सेकेंड सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि पार्ट 1 वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे, इसमें पूछा गया है प्रोसेस और द मेथड ऑफ जॉइनिंग टू मेटल्स परमानेंटली इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है जो दो धातुओं को अस्थायी रूप से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वेल्डिंग, ऑप्शन बी कपलिंग, ऑप्शन सी फोर्जिंग या ऑप्शन डी ब्लैक स्मिथी। तो इसमें क्या होता है कि जब इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में मशीनों को जब बनाया जाता है तो बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अपने कार्य के आवश्यकता अनुसार जोड़ने की जरूरत पड़ती है, जिनको कई प्रकार के भागों में बांटा गया है, जैसे परमानेंटली फास्टनिंग, सेमी परमानेंट व टेम्पोररी। परमानेंट फास्टनिंग में क्या होता है कि जब इस विधि में पार्ट्स को अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है, इस विधि में जॉब या पार्ट्स को खोला जाए तो उसके जो जॉब व पार्ट्स होते हैं दोनों खराब हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये बाकी जोड़ों की अपेक्षा काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, जिसमें वेल्डिंग व ब्रेजिंग मुख्यतः होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वेल्डिंग होगा, ए ऑप्शन। बाकी इसमें सेमी परमानेंट फास्टनिंग आते हैं, टेम्पोररी फास्टनिंग आते हैं। सेमी परमानेंट में क्या होता है कि इस प्रकार की विधि में पार्ट्स को अर्ध अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है, जिसमें क्या होता है कि जब जोड़ को खोला जाता है तब जॉब जो या पार्ट्स होते हैं वह तो सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जो उसमें फास्टनर्स यूज करते हैं वो खराब हो जाते हैं, जिसमें मुख्यतः रिबिट व शोल्डर आता है। टेम्पोररी फास्टनर की बात करें हम लोग तो टेम्पोररी फास्टनर में क्या होता है कि इस प्रकार की जोड़ में यह होता है कि जब मशीन के अलग अलग भागों को अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है, जिसका मेन उद्देश्य होता है कि जिसमें जो फास्टनर्स हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो उनको बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसे आसानी से खोला व बांधा जा सके, वो टेम्पोररी फास्टनर कहलाते हैं। जैसे इसमें आते हैं नट, बोल्ट, स्क्रू, स्टड, पिंस और काटर आदि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग ए रिबिट हेड बाय स्प्रेडिंग द शैंक ऑफ द रिबिट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस प्रकार के हैमर का उपयोग रिबिट के शैंक को फैलाकर रिबिट हेड निर्मित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन का मतलब है कि जो रिबिट होता है उसमें हेड, टेल व बॉडी होता है। जब उसको हम लोग रिबिटिंग प्रोसेस करते हैं तो उसका जो टेल का पोजीशन होता है उसको हेड बनाने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए बॉल पिन हैमर, ऑप्शन बी क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन सी स्ट्रेट पिन हैमर या ऑप्शन डी सॉफ्ट हैमर। तो आइए एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं जो रिबिट होता है उसको टेल को हेड बनाने के लिए प्रोसेस क्या होती है। आपकी स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें दिख रहा है कि एक हैमर है, उसके द्वारा रिबिटिंग प्रोसेस की जा रही है। ये जो हैमर प्रयोग किया जा रहा है वो बॉल पिन हैमर है। सबसे पहले इसके फेस से इसके रिबिट सेट का प्रयोग करके इसे अलाइन कर लिया जाता है, अच्छे से सीट को मिला लिया जाता है। उसके बाद फेस से करके थोड़ा फैला लिया जाता है। उसके बाद जो बॉल पिन होता है बाल की तरह, उसकी सहायता से इसका जो टेल होता है उसको धीरे धीरे करके हेड के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इसमें जो मुख्यतः हम लोग हैमर का प्रयोग करते हैं वो बॉल पिन करते हैं। ये ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन में दिखाया गया था बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर तथा सॉफ्ट हैमर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा बॉल पिन हैमर। आइए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर की खास बात क्या होती है कि इसका प्रयोग हम लोग नालियां व चैनल्स आदि बनाने में करते हैं। इसका जो पिन होता है वो हैमर के जो हैंडल लगा होता है उसके क्रॉस में बना होता है, इसलिए इसको क्रॉस पिन हैमर के नाम से जाना जाता है।
ऑप्शन सी दिया गया है इसमें स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन की खासियत बात क्या होती है कि इसका प्रयोग हम लोग आंतरिक कोने, नालियां व चैनल बनाने में प्रयोग करते हैं। इसका जो पिन होता है वो हैंडल के जो सीध में बना होता है, इसलिए इसको स्ट्रेट पिन हैमर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी दिया गया है इसमें सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर में क्या होता है कि इसका प्रयोग अधिकतर हम लोग सीट मेटल वर्कशॉप में करते हैं, जो कि फैब्रिकेशन होता है, जो कि तांबा, पीतल, लकड़ी तथा नायलॉन आदि का बनाया जाता है। इसमें जो लकड़ी का हैमर बना होता है उसे मैलेट के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा बॉल पिन हैमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है A grinding wheel marked with C is made with the। क्वेश्चन में पूछा गया है जिस ग्राइंडिंग व्हील पर C मार्क किया होता है वो किसका बना होता है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन सी डायमंड या ऑप्शन डी कोरंडम। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्राइंडिंग क्या होता है, वह ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है। तो ग्राइंडिंग एक प्रकार की मेटल कटिंग ऑपरेशन होता है जिसके अंतर्गत एक कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है, जिसकी खास बात यह होती है कि उसमें एक असंख्य मतलब बहुत सारे कटिंग एजेस होते हैं जिनकी सहायता से धातु को छोटे छोटे कड़ों के रूप में काटता है। वह इस ग्राइंडिंग व्हील को जिस पर फिट करके ऑपरेशन किए जाते हैं उसे ग्राइंडिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। ग्राइंडिंग व्हील के प्रमुख दो तत्व होते हैं जिसमें एब्रेसिव तथा बॉन्ड आता है। एब्रेसिव क्या होता है, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं जिसमें बहुत सारे कटिंग एजेस होते हैं। बॉन्ड क्या होता है कि जो उनको आपस में पकड़ के रखता है, वो उसकी लाइफ बनाता है, वो बॉन्ड कहलाता है। तो इसमें जो सी होता है वो इंडिकेट करता है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड एक ऐसा एब्रेसिव होता है जिसका प्रयोग हम लोग लो टेंसाइल वाले स्ट्रेंथ जॉब वाले को ग्राइंडिंग करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें मोस्टली कास्ट आयरन, ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम, लेड तथा रबड़ आते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड की बात करें तो हम लोग ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, दूसरा ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड। ग्रीन का हम लोग वहां पे प्रयोग करते हैं जो कि सीमेंटेड कार्बाइड बिट वाले टूल बने होते हैं, उनकी ग्राइंडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। और जो ब्लैक वाले सिलिकॉन कार्बाइड होते हैं उनका प्रयोग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली जॉब पे प्रयोग करते हैं। इसमें ऑप्शन ये दिया गया है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का हम लोग वहां पे प्रयोग करते हैं जहां हाई टेंसाइल वाले स्ट्रेंथ जॉब होते हैं वहां पे यूज करते हैं। डायमंड और कोरंडम की खास बात क्या होती है कि ये जो एब्रेसिव होते हैं वो नेचुरल एब्रेसिव होते हैं, प्राकृतिक एब्रेसिव होते हैं। और एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा सिलिकॉन कार्बाइड होते हैं जो है आर्टिफिशियल एब्रेसिव होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा सिलिकॉन कार्बाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इज एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। जो ट्विस्ट ड्रिल होता है उसका एंगल कितना होता है। ऑप्शन ए 118 डिग्री, ऑप्शन बी 138 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। आइए ट्विस्ट ड्रिल को हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझते हैं क्या होता है, इसका फंक्शन कैसे होता है, कैसे कार्य करता है। आपकी स्क्रीन पे जो फिगर दिख रहा है इसे ट्विस्ट ड्रिल के नाम से जाना जाता है। क्या होता है कि जब किसी कंपोनेंट्स या जॉब को तैयार किया जाता है तो बहुत सारे पार्ट्स को असेंबल करने की जरूरत पड़ती है। असेंबल में जब नट बोल्ट या रिवेटों की जरूरत होती है तो उनको एक मशीनी भागों में से होकर गुजरना पड़ता है। इसके लिए छिद्र की जरूरत पड़ती है, तो फिर उस छिद्र को बनाने के लिए एक विशेष टूल की आवश्यकता पड़ती है जिसे ड्रिल बिट के नाम से जाना जाता है। ड्रिल बिट कई सारे टाइप्स के होते हैं, फ्लैट ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल। तो ये जो फिगर में आपको ड्रिल दिख रहा है इसे ट्विस्ट ड्रिल के नाम से जाना जाता है। यह सामान्यतः हाई स्पीड स्टील की बनी होती है जिसका प्रयोग हाई स्पीड पर ड्रिलिंग करने में किया जाता है। इसमें दो स्पाइरल ग्रुप बने होते हैं जिन्हें फ्लूट के नाम से जाना जाता है। ट्विस्ट ड्रिल का सैंक के आधार पर टू टाइप्स के होते हैं, जो कि स्ट्रेट आता है और टेपर आता है। इसमें सारे जो ग्रुप्स बने होते हैं इसको फ्लूट्स के नाम में जाना जाता है। ये जो एंगल बनता है इसे पॉइंट एंगल के नाम से जाना जाता है। ये मोस्टली रखा जाता है 118 डिग्री। ये जो स्पाइरल वाले जो ग्रुप्स होते हैं वो जो एंगल बनाते हैं उसे हेलिक्स एंगल के नाम से जाना जाता है। आइए ऑप्शन की हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में दिखाया गया है 118 डिग्री, 138 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ये होगा 118 डिग्री।
क्या होता है कि जनरल वर्क के लिए हम लोग 118 डिग्री रखते हैं, बट जब मेटल जितने ज्यादा हार्ड होंगे उतने ज्यादा इसका एंगल का पॉइंट जो है बढ़ता जाता है, और मेटल जब सॉफ्ट का हम लोग ड्रिलिंग करना होगा तो उतना पॉइंट उसका धीरे धीरे घटता जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा 118 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है Which flame is suitable for welding of non-ferrous metal, brass and bronze? क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉन फेरस जो धातुएं होती हैं उनका वेल्डिंग करने के लिए हम लोग किस फ्लेम का यूज करते हैं, जैसे ब्रास और ब्रोंज हो तो। ऑप्शन ये दिया गया है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑप्शन बी कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑप्शन सी न्यूट्रल फ्लेम, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो आइए इसको एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या होती है, कार्बोराइजिंग फ्लेम क्या होती है, न्यूट्रल फ्लेम क्या होती है। आपकी स्क्रीन पे एक फिगर देख रहा होगा जिसमें टाइप्स ऑफ फ्लेम दिखाए गए हैं। और फर्स्ट में दिखाया गया है कार्बोराइजिंग फ्लेम, सेकंड में न्यूट्रल फ्लेम और थर्ड में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है कि इस फ्लेम में जो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो एसिटिलीन की मात्रा की अपेक्षा अधिक होती है। यह ज्वाला न्यूट्रल फ्लेम की तरह ही होती है, लेकिन अंतर इतना होता है कि इस ज्वाला का जो इनर कोर होता है वो बहुत छोटा एवं पतला होता है। यह ज्वाला वेल्डिंग कार्यों में थोड़ा कमजोर होती है, इसलिए इसका प्रयोग नॉन फेरस मेटल में करते हैं। और दूसरा इसमें दिया गया है न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है, इसमें जो होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा बराबर होती है। इसमें जो इनर रेस होता है वो इसमें एक मध्य का जो लेयर होता है वो नहीं होता है, इसमें एक इनर लेयर होगा, उसके बाद एक सीधा आउटर लेयर होता है। कार्बोराइजिंग में क्या होता है, कार्बोराइजिंग में जो एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा होती है तथा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसमें तीनों लेयर होते हैं, काफी ज्यादा इसमें कोने बड़े होते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर हम लोग केस हार्डनिंग में ज्यादा प्रयोग करते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम का। चलिए ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में दिया गया था ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम या नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, करेक्ट आंसर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा, ए। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का हम लोग प्रयोग नॉन फेरस मेटल के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग द फ्लेम टेम्परेचर इज। क्वेश्चन में पूछा गया जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होती है उसके फ्लेम का टेम्परेचर कितना रखते हैं। ऑप्शन ए 1600 से 1700 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 2000 से 2100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 2500 से 2600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 3200 से 3300 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो ऑक्सी एसिटिलीन का जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 3200 से 3300 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, ऑप्शन 3200 से 3300 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज। जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होती है उसमें जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है वो किस कलर का होता है। ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी मैरून, ऑप्शन सी ब्लैक या ऑप्शन डी ब्राउन। तो जो ऑक्सीजन वेल्डिंग प्रोसेस होता है उसमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं वो मोस्टली ब्लैक कलर का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा ब्लैक कलर। मैरून कलर का जो यूज करते हैं हम लोग वो एसिटिलीन सिलेंडर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द इनर कोन ऑफ द फ्लेम है टेम्परेचर। फ्लेम का जो भीतरी शंकु का तापमान होता है वो होता है हाईएस्ट, ज्यादा या कोलेस्ट, कम, सबसे कम या मॉडरेट, मध्यम में होता है या कैन नॉट से कुछ नहीं कहा सकता। तो इसका जो इनर कोड होता है उसका जो टेम्परेचर होता है बाकी कोणों बाहरी और मध्य कोड लेयर की अपेक्षा काफी ज्यादा हाई होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा हाईएस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है Which of the following joint has high corrosion resistance? क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से किस जॉइंट में उच्च संक्षारण प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए वेल्डिंग जॉइंट, ऑप्शन बी रिवेटेड जॉइंट, ऑप्शन सी बोल्टेड जॉइंट या नॉन ऑफ दीज।
तो इसका जो हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होता है वो वेल्डिंग जॉइंट के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, वेल्डिंग जॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एसिटिलीन गैस इज स्टोरेड इन सिलेंडर्स इन। क्वेश्चन में पूछा गया है जो एसिटिलीन गैस होता है वो सिलेंडर में कैसे स्टोर किया जाता है, सॉलिड फॉर्म, गैसेस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म या एनी ऑन ऑफ दीज, इनमें से कोई एक। तो जो एसिटिलीन गैस होता है उसकी खास बात क्या होती है, ये थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। एसिटिलीन सिलेंडर विभिन्न क्षमता में उपलब्ध होते हैं, क्योंकि उच्च दाब पर एसिटिलीन अस्थायी नहीं रहता, इसलिए इसे एसीटोन में घोल करके रखा जाता है, इसलिए इसको डिजॉल्व एसिटिलीन के नाम से भी जाना जाता है। एसिटिलीन बड़ी मात्रा में एसिटिलीन को अपने अंदर घोल सकती है। इसका जो प्रेशर होता है वो 15 किलोग्राम केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाता है। यह अपने आयतन का 375 गुना से भी ज्यादा एसिटिलीन गैस को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, तो इसलिए जो इसको रखते हैं वो लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, लिक्विड फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जंक्शन बिटवीन बेल्ट फेस एंड बेस मेटल इज नाउ एज। जो बेल्ट फेस तथा बेस मेटल के मध्य का जंक्शन होता है वो क्या कहलाता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है ए थ्रोट, ऑप्शन बी टॉय, ऑप्शन सी रूट, ऑप्शन डी पुडल। तो आइए इसको एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जो फेस होता है तथा बेस मेटल का होता है उसके जो मध्य का जंक्शन होता है वो क्या कहलाता है। आपकी स्क्रीन पे जो फिगर दिख रहा है एक वेल्डिंग जॉइंट का फिगर दिखाया गया है। इसमें ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं ये बेस मेटल हैं, ये बेस मेटल हैं। इसमें जॉइंट किया गया है। जॉइंट में क्या है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था जो फेस है वह जो इसका बेस मेटल है इसका जो कांटेक्ट होगा है जंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं। उसमें जो ऑप्शन में दिया गया था थ्रोट, टॉय, पुडल व रूट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा टॉय होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियर टॉय लिखा है। तो जो इसका बेस मेटल होता है तथा जो फेस होता है इसके जो जंक्शन होता है जहाँ पे मिलाप करते हैं उसको टॉय के नाम से जाना जाता है। तो आइए ऑप्शन की ओर लोग चलते हैं। ऑप्शन में दिया गया था थ्रोट, टॉय, रूट और पुडल, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा टॉय। टॉय क्या होता है, बेल्ट फेस व बेस मेटल के जंक्शन को टॉय के रूप में जाना जाता है। जो एक बेहतर बेल्ट के लिए जंक्शन आकार में जितना छोटा होगा उतना ही काफी ज्यादा अच्छा होता है। ऑप्शन ये इसमें दिया गया है थ्रोट। थ्रोट क्या होता है, ये थ्रोट के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। ये एक बेल्ट का थ्रोट जिसको गले के नाम से भी जाना जाता है, इसे फेस के केंद्र से बेल्ट की जो रूट की डिस्टेंस होती है उसके बीच की कम से कम दूरी को थ्रोट के नाम से जाना जाता है। रूट आपको पता ही होगा, जो सबसे निचला भाग होता है उसे रूट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है बेल्ट पास इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बेल्ट पास का मूवमेंट होता है वो किससे संबंध होता है, टॉर्च से, मेटल से या फ्लक्स से या इलेक्ट्रोड से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा टॉर्च। वो जो रिलेट करता है वो टॉर्च से रिलेटेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड ऑफ जनरेट द आर्क अंडर नो लोड कंडक्शन इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है नो लोड कंडीशन के अंतर्गत आर्क उत्पन्न करने के लिए आवश्यक करंट की मात्रा क्या कहलाती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ओपन सर्किट करंट, बी क्लोज सर्किट करंट, सी शॉर्ट सर्किट करंट, डी आर्क करंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा शॉर्ट सर्किट करंट। इसमें क्या होता है, बिना किसी लोड स्थिति के चाप उत्पन्न करने के लिए जो आवश्यकता वर्तमान की
मात्रा को शॉर्ट सर्किट के नाम से जाना जाता है या करंट कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, शॉर्ट सर्किट। यदि यहाँ पे करंट के बजाय वोल्टेज दे देता तो इसमें ओपन सर्किट करंट के नाम से जाना जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ ए वर्कर हैज सफरेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक ही शुड बी। क्वेश्चन में पूछा गया यदि किसी कामगार को बिजली का झटका लग जाए तो क्या करना चाहिए। गिव एन अल्कोहल ड्रिंक, उसे अल्कोहल पिलाना चाहिए। गिव एन कोल्ड ड्रिंक, उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाहिए। मेड टू वॉक, उन्हें घुमाना चाहिए। कीप वार्म एंड कवर्ड, उसे गर्म तथा ढका हुआ रखना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, कीप वार्म एंड कवर्ड। यदि किसी व्यक्ति को झटका लग जाता है तो उसे गर्म करना चाहिए, गर्म रखना चाहिए, तो उसे ढक देना चाहिए कंबल वगैरह से अच्छे से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, कीप वार्म एंड कवर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड इन ए वेल्डिंग शॉप। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से अग्निशामक का प्रयोग हम लोग वेल्डिंग वर्कशॉप में करते हैं। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, CO2 एक्सटिंग्विशर या हेलोन टाइप एक्सटिंग्विशर। तो हम लोग बात करें तो वेल्डिंग वर्कशॉप में जनरल काम के लिए CO2 एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, CO2 एक्सटिंग्विशर। फोम की बात करें तो फोम का प्रयोग हम लोग ऑयल वाले आग में प्रयोग करते हैं, जो कि क्लास बी के अंतर्गत आती है। ड्राई पाउडर का प्रयोग गैसेस में करते हैं, जो कि सी क्लास की कैटेगरी में आता है। हेलोन एक्सटिंग्विशर जो होता है वो CTC होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका प्रयोग इलेक्ट्रिक आग जो कि कैटेगरी डी के अंतर्गत आता है, उसको बुझाने के लिए हेलोन एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, CO2 एक्सटिंग्विशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, फॉर टैपिंग विथ M5 टैप व्हाट साइज ड्रिल विल यू यूज। जो M5 का टैप है उसकी टैपिंग के लिए हमें किस साइज के ड्रिल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका टैप साइज निकालने के लिए फार्मूला आता है, जो कि ड्रिल साइज बराबर होता है टैप साइज -2 DP, जिसमें D दर्शाता है डेप्थ ऑफ थ्रेड और P दर्शाता है पिच। इसमें कुछ स्टैंडर्ड भी होता है, जैसे M5 को इसमें 0.8 से मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, तो उसका जो ड्रिल साइज होता है वो आसानी से निकल आता है। तो इसमें M जो मीट्रिक थ्रेड है 5 में से 0.8 को मल्टीप्लाई कराया जाए तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा P होगा 4 mm। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा P होगा 4 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हिच कूलेंट इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग द एल्युमिनियम जॉब। जो एल्युमिनियम का जॉब होता है उस पर ड्रिलिंग करने के लिए हम लोग किस कूलेंट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए ड्राई एयर, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी सुलेबल ऑयल या ऑप्शन डी मिनरल ऑयल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा केरोसिन। एल्युमिनियम के ऑपरेशन में हम लोग केरोसिन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसके काफी ज्यादा चिप्स जो होते हैं भूराले होते हैं, इसलिए केरोसिन का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा केरोसिन। ड्राई एयर का प्रयोग हम लोग कास्ट आयरन की मशीनिंग और इसके ऑपरेशन में करते हैं। सुलेबल ऑयल का प्रयोग स्टील वगैरह में करते हैं, जो नॉर्मल स्टील होते हैं नॉर्मल ऑपरेशन में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इन ये वर्नियर माइक्रोमीटर वर्नियर स्केल इज ग्रेडेड। जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसकी जो वर्नियर स्केल होती है वो किस पे दी जाती है, थिम्बल, स्पेंडल, बैरल या फ्रेम। तो आइए इसको एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है, जो उसकी वर्नियर स्केल की रीडिंग दी होती है वो किस पे दी होती है। आपकी स्क्रीन पे जो फिगर दिख रहा है वर्नियर माइक्रोमीटर का डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें ये रीडिंग जो दिखा रही है आपको, ये मेन स्केल की रीडिंग है, और ये जो रीडिंग दिखाई जा रही है थिम्बल की है, और जो ये रीडिंग है ये वर्नियर स्केल होती है, जो कि ये पार्ट हमारा थिम्बल हो जाता है, और ये जो पार्ट है ये बैरल के नाम से जाना जाता है, बैरल या फिर स्लीव।
तो जो इसका वर्नियर जो ग्रेजुएशन बने होते हैं वो बैरल पे बने होते हैं, और जो थिम्बल ग्रेजुएशन होता है वो थिम्बल पे बने रहते हैं, और जो इसकी मेन स्केल की जो रीडिंग होती है वो भी बैरल पे बनी होती है। तो यहाँ से क्लियर होना चाहिए आपको, जो वर्नियर स्केल होता है वो वर्नियर स्केल बैरल पे बनाया जाता है। आइए ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में दिखाया गया था थिम्बल, स्पेंडल, बैरल या फ्रेम। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी निकल के आएगा, बैरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इज एन ऑपरेशन ऑफ वेबलिंग द एंड ऑफ ए ड्रिल्ड होल। ड्रिल किए गए होल के अंत में बेबलिंग का जो ऑपरेशन होता है वो क्या कहलाता है? हेक्साइंग, फाइलिंग, काउंटर सिंकिंग या टर्निंग। तो जो ड्रिलिंग बेबलिंग का ऑपरेशन होता है किसी ड्रिल किए गए होल में अंत में, वो काउंटर सिंक के नाम से जाना जाता है। आइए काउंटर सिंकिंग जो प्रोसेस होता है उसको हम आपके फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं क्या होता है। आपको फिगर में एक दिख रहा होगा जो कि एक प्रकार का टूल दिख रहा होगा, उसके बाद उसमें कुछ प्रोसेस दिए गए होंगे, उसको आपको समझना है उसमें क्या दिया है। आपको जो यहाँ टूल दिख रहा है ऊपर, इसे काउंटर सिंक टूल के नाम से जाना जाता है, जिसके सहायता से हम लोग काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन करते हैं किसी ड्रिल किए गए होल में। जब क्या होता है किसी काउंटर सिंक स्क्रू को उसमें बिठाना होता है तो ये ऑपरेशन किए जाते हैं। आइए ऑप्शन की हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में दिया गया था हेक्साइंग, फाइलिंग, काउंटर सिंकिंग या टर्निंग। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, काउंटर सिंकिंग। उसमें क्या होता है कि ड्रिल किए गए होल का जो एंड सिरा ऊपरी अंतिम छोर होता है उसको उसमें बेबल कर दिया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा, काउंटर सिंकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, द एंगल ऑफ काउंटर सिंक रिवेट्स आर। क्वेश्चन में कह रहा है जो काउंटर सिंक का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 80 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री व 120 डिग्री। तो जनरल वर्क के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं काउंटर सिंक रिवेट वाले एंगल का, वो 90 डिग्री रखा जाता है, बट जो उसमें 120 वाले का प्रयोग किए जाते हैं वो काफी ज्यादा पतले जॉब पर या सीट मेटल वर्क में उसका प्रयोग करते हैं जो 120 होता है। तो इसमें थिन के लिए नहीं दिया ना जनरल के दिया क्वेश्चन में, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, 90 डिग्री। उसको हम लोग जनरल पर्पज के लिए मान लेते हैं 90 डिग्री, इसलिए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, द चार्ज इज फीड इनटू द ब्लास्ट फर्नेस थ्रू द। क्वेश्चन में पूछा गया है जो चार्ज होता है उसको ब्लास्ट फर्नेस में किसके द्वारा डाला जाता है? थ्रोट के द्वारा, स्टेक के द्वारा, बोस के द्वारा या टूयर्स के द्वारा। तो आइए ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है उसको एक थोड़ा फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किस लिए करते हैं, कहाँ पे करते हैं, थोड़ा पार्ट्स के बारे में भी जानेंगे। आपकी स्क्रीन पे जो फिगर दिख रहा है इसे हम लोग ब्लास्ट फर्नेस के नाम से जाना जाता है। इसका जो ऊपरी भाग ये होता है इसे थ्रोट के नाम से जाना जाता है। इसमें ये टूयर्स लगे रहते हैं जिनके द्वारा गर्म हवाएं भेजी जाती हैं। यहाँ पे नीचे बर्नर लगे होते हैं जिसके द्वारा हीट प्रोवाइड किया जाता है। इसमें जो टूयर्स का काम के द्वारा हवा भेजी जाती है, इसमें जो थ्रोट्स होते हैं उसके द्वारा हम लोग इसमें कोक और फ्लक्स वगैरह इसमें इसी के माध्यम से डाला जाता है। आइए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन में पूछा क्या गया था, इसमें पूछा गया था जो ब्लास्ट फर्नेस होता है उसमें चार्ज किसके डाला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, थ्रोट। थ्रोट के द्वारा उसमें हम लोग चार्जेस डालते हैं। चार्ज में कोक, कोयला, फ्लक्स आदि प्रकार के काफी ज्यादा उसमें मटेरियल होते हैं, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये थ्रोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आर यूजफुल फॉर हैवी ड्यूटी वर्क। हैवी ड्यूटी कार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? काउंटर सिंक विथ पायलट, काउंटर सिंक विथ 1 फ्लूइड, काउंटर सिंक विथ 2 फ्लूइड्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, काउंटर सिंक विथ पायलट। पायलट में क्या होता है, उसमें काउंटर सिंक जो रिबिट होता है उसमें थोड़ा ज्यादा लंबाई में दिया जाता है, इसलिए उसको हैवी वर्क में यूज करते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, काउंटर सिंक विथ पायलट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है,
23 नंबर में द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल डिपेंड्स अपॉन द, जो ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है वो किस पे डिपेंड करता है? कटिंग स्पीड, टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन, साइज ऑफ द ड्रिल या मटेरियल टू बी ड्रिल्ड। तो इसका जो कटिंग पॉइंट होता है वो मेटल पे डिपेंड करता है, हमें किस मेटल की ड्रिलिंग करनी है, मेटल पे सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, मटेरियल टू बी ड्रिल्ड। इसमें क्या होता है, HNS 3 प्रकार की ड्रिलें होते हैं, हार्ड एक होता है, एक नॉर्मल होता है, एक सॉफ्ट होता है जो हेलिक्स एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद इसका जो पॉइंट एंगल होता है वो 118 डिग्री नॉर्मल वर्क के लिए रखा जाता है। बस जितने ज्यादा उसके हार्ड होता जाएगा मेटल, उसका एंगल जो है कटिंग पॉइंट वो बढ़ता जाता है। और जितने ज्यादा सॉफ्ट मेटल हम लोग प्रयोग करते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन में, उतना ज्यादा उसका एंगल जो है घटता जाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, मटेरियल टू बी ड्रिल्ड। वो मेटल पे डिपेंड करता है हमें किस मेटल की ड्रिलिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 24 नंबर में, एंगल इज द एंगल ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड का एंगल बनता है वो क्या कहलाता है? तो आइए इसको एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जो एंगल बनाता है फ्लूइड उसको किस नाम से जाना जाता है? हेलिक्स के नाम से या पॉइंट के नाम से या क्लियरेंस के नाम से या रेक के नाम से? आपकी स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा हो जिसे ट्विस्ट ड्रिल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया था जो फ्लूइड होता है उसका जो एंगल बनाता है वो किसके नाम से जाना जाता है? आपको यहाँ पे सेंटर लाइन दिख रही होगी जो कि वेब के माध्यम से डाली गई है। इसमें जो फ्लूइड है, फ्लूइड से एंगल दिखाया गया है हेलिक्स एंगल, तो इसको हेलिक्स के एंगल के नाम से जाना जाता है। ये जो बन रहा है इसको पॉइंट एंगल के नाम से जानते हैं। ये जो बन रहा है इसे क्लियरेंस एंगल के नाम से जाना जाता है। क्लियरेंस एंगल ये नहीं होता है जब ड्रिल में, तो जब ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होने से वो ड्रिल जो होती है काफी ज्यादा हीट हो जाती है जल्दी। तो चलिए ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में दिया गया था हेलिक्स एंगल, पॉइंट एंगल या क्लियरेंस एंगल व रेक एंगल, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, हेलिक्स एंगल। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है रीजन फॉर ओवरहीटेड ड्रिल्स, जो ड्रिल होता है उसका काफी ज्यादा हीट हो जाना कौन सा कारण होता है? ऑप्शन ये दिया गया है कटिंग स्पीड इज टू हाई, जो कटिंग स्पीड है उसका काफी ज्यादा है। ऑप्शन भी दिया गया है फीड रेट इज टू हाई, जो उसका फीड रेट दिया जा रहा है वो काफी ज्यादा दिया जा रहा है। ऑप्शन सी दिया गया है क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, जो उसका क्लियरेंस एंगल है वो काफी ज्यादा इनकरेक्ट है, उपयुक्त नहीं है हमारे ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए। या ऑप्शन डी दिया गया है इसमें ऑल ऑफ दीज, तो इसका जो रीजन होता है किसी ड्रिल का ओवरहीट करने के लिए वो इन तीनों का काफी ज्यादा उत्तरदायित्व होता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। तो आज हम लोगों ने 25 नंबर तक के क्वेश्चन को कवर किया। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप लोग टेक्निकल लाइन से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।